जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है प्रोफ़ेसर डॉक्टर मुक़्तदर ख़ान साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब। और हमारे पास अब बहुत कड़ाके की सर्दी हो रही है, बाहर बर्फ़ गिर रहा है, विंटर आ गया है। गुड, गुड। डॉक्टर साहब रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का दौरा कंप्लीट हो गया, वो चले गए हैं। इंडियंस कह रहे हैं कि बेसिकली इंडिया ने जो अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसको एग्ज़िबिट किया है और दूसरा ये है कि देयर इज़ अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड है जनाब और हम जो है ना वो हमने ज़्यादातर जो फ़ोकस था वो इकोनॉमिक्स पे था। आप क्या देखते हैं इस विज़िट को कैसे देखते हैं? ये एक नॉर्मल विज़िट था या कि आप समझते हैं कि ये जो इंडिया कह रहा है कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिया और रशिया कोई बोल्ड फैसले नहीं ले सके, कोई बड़ी बात नहीं हुई। नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मली ऐसी चीज़ों के लिए क्या पुतिन ट्रैवल करते हैं? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? देयर आर सम पेक्यूलियर थिंग्स। लावरोव नहीं थे साथ। सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग इश्यू टू कीप इन माइंड एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाई। लावरोव क्या कर रहे थे जब पुतिन अपना बैग पैक कर रहे थे? लावरोव वांग यी के साथ बैठे हुए थे। हुँ। सो देयर वाज दिस रशिया चाइना मीटिंग जहाँ पे वो अपनी लिमिटलेस फ्रेंडशिप वगैरह को एम्फसाइज़ किया गया। तो वहाँ पे रशिया वाज़ एक्सरसाइजिंग उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कि लावरोव चाइना से बात कर रहे थे और पुतिन इंडिया से। पुतिन के लिए दुनिया बहुत छोटी हो गई है। हुँ। वो सिर्फ़ वहाँ जा सकते हैं जहाँ क्रिमिनल्स आ सकते हैं। यानी अमेरिका, चाइना, इंडिया और मेबी इज़राइल। इज़राइल तो वो जाएँगे नहीं। सो दीज़ आर द ओनली 3 कंट्रीज़। भाई इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील ब्रिक्स के। ना वो ब्राज़ील जा सके, ना वो साउथ अफ्रीका जा सके, ना ब्रिक्स के समिट अटेंड करे, ना G20 का समिट अटेंड कर सके वो। सो फॉर हिम दिस वाज़ अ बिग विन पुतिन के लिए फ्रॉम अ डिप्लोमैटिक पर्सपेक्टिव कि यूरोप को ठेंगा दिखा दिया कि भाई तुमने जो कोशिशें की हमको मार्जिनलाइज़ करने की वो नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की मेजर पावर, राइज़िंग पावर, 5वीं बड़ी इकॉनमी, हमको देखो कैसा यू नो लिटरली रेड कार्पेट ट्रीटमेंट दिया गया। इंडिया के लिए इट इज़ नॉट अ बिग डील। ये नोबडी आउटसाइड इंडिया इज़ इम्प्रेस्ड विद दिस। सिवाय इंडिया में द ओनली पीपल हू आर इम्प्रेस्ड आर मोदी भक्स। उनके लिए तो एक अजीब कल्चर बन गया है इंडिया में कि मोदी ने हाथ पकड़ा, अरे क्या ज़बरदस्त बात है। अरे मोदी ने मैक्रोन का हाथ पकड़ा, मोदी ने उसके गले लग गया, मोदी ने इसको ये किया, उसने उसके साथ सेल्फी ली। इस पे ये ख्वाब देखते हैं इंडिया में मोदी के सपोर्टर्स। दे डोंट अंडरस्टैंड कि अगर इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाना था अमेरिका को, तो तेल खरीदते रहते रशिया से। अब तो गिर गया ना तेल खरीदना। इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड in the month of September by 38%, in the month of October by 11%. तो इंडिया का परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल इज गोइंग डाउन। कोई बड़ी चीज अनाउंस नहीं किया जो अमेरिका को टिक ऑफ कर सकती थी। कह देते कि हम 5% 10% तेल बढ़ा दिए। पुतिन कह सकते थे कि आई एम गोइंग टू गिव यू 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन ऑयल, और फिर मोदी कह सकते थे आई एम गोइंग टू बाई 25% मोर ऑयल। हमारा बायलैटरल ट्रेड अब 69 से जाके $75 बिलियन हो जाएगा। हम आपसे और $5 बिलियन का तेल खरीदते। ये होती ना स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरी चीज ये थी कि अनाउंस कर देते कि हम और S-400 के और ऑर्डर अनाउंस कर दे। ले या ना ले दूर की बात है। अभी तो 2 डिलीवर भी नहीं हुए ना, 2 बैटरीज। सो ही कुड हैव सेड कि भाई S-400 इतना जबरदस्त ऑपरेशन सिंदूर में इतना जबरदस्त परफॉर्म किया है, वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच है वो S-400। हम और ऑर्डर करते हैं, ये लो ऑर्डर। आए 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जंग होने के बाद, लेकिन ऑर्डर तो प्लेस करते हैं आप, बुकिंग तो करते हैं। नहीं हुआ। S-57 Su-57 की इतनी बातें हुई जब राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई उनके साथ।
बट नो अनाउंसमेंट एट ऑल। कोई मेजर डिफेंस रिलेटेड अनाउंसमेंट हुआ ही नहीं। एक जो हुआ है वो रशिया की तरफ से था। पुतिन ने भी कहा कि द नेचर ऑफ आवर डिफेंस रिलेशनशिप इज गोइंग टू चेंज, अब हम जॉइंट प्रोडक्शन, जॉइंट रिसर्च की तरफ। कमर साहब, आप तो मेरे से ज़्यादा करीब से वॉच करते हैं ना ये सारी चीज़ें। मैं तो बीच-बीच में स्टूडेंट्स के चक्करों में इधर-उधर मेरा वक़्त निकल जाता है। इस हफ़्ते देखिए मैं 3-4 दिन तक कोई शो भी नहीं कर सका बिकॉज़ आई वाज़ बिज़ी विद द फाइनल वीक एटसेट्रा। तो आपने देखा ये कितने बार अमेरिका के साथ जब स्ट्रैटेजिक, ये बड़े-बड़े लफ्ज़ इन्होंने रट लिए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो इंडिया के साथ कितने बड़े-बड़े बातें हुए कि हम जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, हमने जो है सो स्टार्टअप कंपनी साथ करेंगे, एआई की ये पार्टनरशिप, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़। कुछ हुआ पिछले 3 साल में जो आपको नज़र आ रहा है? नहीं ना? सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ दिस हाइप, ये जार्गन बन गया है वर्ब्स, कट एंड पेस्ट करते हैं लगता है मुझे पुराने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाले अपने पुराने रीडआउट्स में से कट एंड पेस्ट चल रहा है ये। सो ये कौन-सा जॉइंट प्रोडक्शन है? जो मैंने आपके पहले शो में भी कहा था कि ब्रह्मोस वाज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल। उसके बाद आप देखें अभी भी इंडिया की सर्विसिंग सर्विसिंग वो टैंक्स की सर्विसिंग भी अभी चल रही है। इंडिया खुद अभी नहीं कर सक रहा। टैंक्स की जो कितने पुराने टैंक्स है वो, क्या टीयू क्या नाम है उनका? टी-70, टी-90 व्हाटएवर जो रशिया के टैंक्स हैं इंडिया के पास, अभी भी उसका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट अभी रिन्यू हुआ है। पिछले 4 साल में पिछले 4 साल में जो सबसे इंडिया के अगर आप टॉप 5-6 मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, इंडिया सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला है। वर्ल्ड का बिगेस्ट वेपन्स परचेज़ किससे खरीद रहा है? फ्रांस, अमेरिका और इज़राइल, नॉट रशिया। सो ये जो हाइप है ना इंडिया में कि द बेस्ट फ्रेंड है, ये है, वो है, कुछ भी नहीं। इंडिया ने क्या $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है इंडिया का बस टू रशिया। सारा का सारा इंपोर्ट्स है। 64 बिलियन, $60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका के साथ देखिए आप, इंडिया का $80 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अगर इतना दोस्त है, देखिए मैं जब चाइना गया था तो जो मैं साउथ एशिया सेंटर में जब लेक्चर दिया तो काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मुझे नज़र आए वहाँ पर। देखिए इनफैक्ट एक पाकिस्तानी स्टूडेंट लम्प्स से मास्टर्स की हुई थी वो। तो मैंने पूछा कि आप एजाज़ अकरम को जानते हैं? तो वो उसकी आँखों में आँसू आ गए। शी वाज़ हिज़ स्टूडेंट। कितनी छोटी दुनिया है। एजाज़ अकरम की स्टूडेंट थी वो वहाँ पे शादी भी कर लेके वो चाइनीज़ से रह गई है, वहाँ पढ़ रही है, पीएचडी कर रही है। बट आई डिडन्ट सी एनी इंडियन स्टूडेंट्स। दिस इज़ इन शिंगुआ यूनिवर्सिटी। होंगे साइंस में बट नॉट इन सोशल साइंसेज़ में, इंटरनेशनल रिलेशंस में, कोई नहीं। मैं पूछा भी, तो इंडिया में पीपल आर एस्पायरिंग टू गो टू अमेरिका। ख्वाब है लोगों का अमेरिका जाना, अमेरिका में पढ़ना, अमेरिका में ग्रीन कार्ड, H-1B वगैरह। रशिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन उठ के बचपन से सोचता है कि मैं बड़ा हो गया रशिया जाऊँगा? नहीं ना? सो आई डोंट नो व्हाई द हाइप, इतना ज़्यादा हाइप किस लिए है? इट डज़न्ट इम्प्रेस। एज़ एन अमेरिकन आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे इट साउंड्स वेरी शैलो। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कैसा हूँ मैं अमेरिका? ऑडियंस में खड़े रह के मेरे खिलाफ बात करते हैं, फिर प्राइवेट में आके मुझसे मदद माँगते हैं। प्लीज़ गेट मी अ पोस्ट डॉक, प्लीज़ गेट मी दिस, गेट मी दैट। So no one do they do that with Russians? I don't think so. So there's a too much hoop है ये। I don't understand why they talk। 1971 की मिसाल देते हैं, जब भी मिसाल देते हैं रशिया और इंडिया की दोस्ती का। 1971 का इंडिया वाज़ कांग्रेस की इंडिया, जो अमेरिका से ज़्यादा घुल-मिल नहीं। मोदी की इंडिया तो अमेरिका का चमचा बना हुआ था पिछले 10 साल से। तो मोदीज़ इंडिया एंड कांग्रेस की इंडिया में बहुत फ़र्क है। तो 71 में जो हुआ था वो सोवियत यूनियन और मोदीज़ इंडिया के बीच था। सॉरी, नेहरूज़ इंडिया, बट नॉट मोदीज़ इंडिया एंड रशिया। दे आर 2 डिफरेंट एंटिटीज़। ऑपरेशन सिंदूर में जैसा चाइना आपके साथ खड़ा हुआ था, रशिया इंडिया के साथ नहीं था एट द सेम लेवल। यस, इंडिया और जो इंडिया की तरफ से जो अच्छे परफॉर्मेंस हुए हैं वो ब्रह्मोस और SU
S-400 वो रशिया के थे, बट दे वर बॉट बिफोर। ये नहीं कि ऐसा एक्टिव एंगेजमेंट नजर नहीं आया फ्रॉम रशिया। सो आई थिंक दिस इज जस्ट टॉक, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप अगर अमेरिकन्स को चिढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, बिकॉज अमेरिकन्स हैव फार बेटर इंटेलिजेंस ऑन रशिया देन द यूएस, इंडिया। हमको सब मालूम कि रशिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया आजकल जॉब क्रिएट नहीं कर सक रहा, तो देयर इंडिया इज डेस्परेट टू एक्सपोर्ट लेबर। तो शायद वो एक कामयाबी हो जाए, क्योंकि रशिया में भी 1 मिलियन के करीब लोग मारे गए हैं जंग में, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ पीपल। तो अब वो डिटेल्स उसकी नहीं पता कि ये जो लोग इंडिया से जाएंगे खाली ये लेबर तबका है या डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट भी है, क्या ये जाके वहाँ रह जाएंगे, परमानेंट रेसिडेंट्स बनेंगे, सिटीजन बनेंगे, या चंद साल, या इज दिस अमेरिका और दिस इज दुबई, ये सवाल है। और राधा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया आप जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, अमेरिका जाते हैं आप अमेरिकन बनने के लिए। तो वी डोंट नो व्हाट द रिलेशनशिप इज गोइंग टू हैपन। तो आई थिंक वहाँ पे कुछ प्रोग्रेस नज़र आएगी, कि आपको नज़र आएगा। बट यू नो, इससे पहले भी बीच में 1-1.5 साल पहले बहुत हाइप हुआ था कि इजराइल आके 1 आध लाख इंडियंस को लेके जाएगा। नहीं हुआ वो। देयर वर सम इंडियंस हु वेंट टू वर्क टू इजराइल, लेकिन वो तादाद में नहीं गए जितने लोग समझ रहे थे कि दे विल गो। जो लेबर शॉर्टेज जो गाजा को बंद करने से हुई है, it was all going to be replaced by Indian labor, but that I don't know to what extent that has happened. But अगर 1-2 लाख इंडियंस जाते तो पता चल जाता हम सबको कि 1-2 लाख इंडियंस गए हुए हैं वहाँ पर। So that hasn't happened. So we will see what happens. एक और एक चीज़ इंटरेस्टिंग जो हुई है कि इंडिया has succeeded in upsetting Europeans. तो वो जो आर्टिकल जो छापा है रशिया, सॉरी, फ्रांस, बर्तानिया और जर्मनी के एम्बेसडर्स ने मिल के कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था। रशिया ने तो जवाब दिया उसका, रशियन एम्बेसडर ने, बट द पॉइंट इज कि नाउ इंडिया हैज बिकम द बैटल ग्राउंड फॉर रशिया वर्सेस यूरोप। नैरेटिव की जो जंग वहां पे चल रही थी सारी दुनिया में, अब इंडिया में भी चल रही है, विच इज नॉट गुड फॉर इंडिया। इस दफा तो उन्होंने नहीं कहा, यूक्रेन का तो जिक्र ही नहीं किया डॉक्टर साहब इस पूरी उसके अंदर। तो आपको नहीं लगता इस चीज को तो और भी अगर बुरा आप लगेगा? वो जो फाइनल स्टेटमेंट था उसमें इंडिया की, अगर आप वो जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ें वो दोनों 70 पैराग्राफ की, हाँ वो जो है, हाँ। हाँ, तो उसमें एक पैराग्राफ टॉक्स अबाउट इंडिया स्टैंड्स विद पीस कहकर। लेकिन ये तो कोई मतलब आप इतना बड़ा मुल्क हो 1.4 बिलियन का एंड यू डोंट हैव अ से, आपकी मतलब आप बात नाम भी नहीं ले सकते यार। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज विच आई नोटिस्ड फ्रॉम अ पाकिस्तानी आपने लेंस। जो बात कहा, आई एम कमिंग टू दैट। देखिए दुनिया में इस वक्त 3 बड़े कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं जो अमेरिका को चैलेंज हो रही है 3 तरफ से। एक इजराइल के गाजा की जंग, एक यूक्रेन रशिया की जंग, और एक ताइवान का टेंशन। ये तीनों इश्यूज में इंडिया इज नोवेयर। वर्ल्ड के बड़े जो मसाइल हैं उसके टेबल पे इंडिया इज नॉट देयर। तो इंडिया कितना भी कह लें, डॉक्टर जयशंकर बड़े बड़े बातें बहुत करते हैं, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ये है वो है, बट ऑन द मेन इश्यूज ऑफ द एजेंडा ऑफ द वर्ल्ड इंडिया इज नोवेयर। ऑन देखिए यूक्रेन के मसले में इंडिया कुड हैव टेकन ए लीड, इंडिया डिड नॉट। इंडिया ट्राइड टू मेक प्रॉफिट बाय बाइंग चीप ऑयल एंड सेलिंग इट। हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कह रहे थे? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से थी। मैं अक्सर मुल्कों के जब लीडर्स आते हैं इंडिया, तो मैं जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, तो उस पे एक चीज होती है, पाकिस्तान का जिक्र जरूर होता है। और वो इस तरह होता है कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस तरह की जो दहशतगर्द जमातें होती हैं उनका जिक्र किया जाता है कि जी यूएन प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन या यूएनएससी ने जिनको सैंक्शन किया हुआ है। इस दफा वो कोई जिक्र नहीं है पाकिस्तान के रिलेटेड का, जिक्र है इस्लामिक स्टेट, अलकायदा और इन चीज़ों का, और बाकी टेररिज्म का और इस तरह का, ये वो इस तरह ने जिक्र किया है। इसकी क्या वजह है? आपको लगता है कि बिकॉज उन्होंने यूक्रेन का जिक्र नहीं, वो तो खैर उनको खुश किया, लेकिन आपको लगता है कि द रशियंस माइट नॉट हैव एग्रीड कि क्यों लेके आ रहे हैं इसको, इसमें क्या है, क्या कहेंगे आप इसमें? तो इट आल्सो डिपेंड्स, देखिए, ऑन हाउ द नेगोशिएशंस गो, राइट? क्योंकि लावरोव नहीं थे, ये फाइनल स्टेटमेंट कब लिखी गई? पुतिन के आने से पहले
या पुतिन के आने के बाद। तो टेररिज्म पे I think if you go back and look at the old statement, see if it is identical to some other statement. अगर वो पुराना स्टेटमेंट है तो दैट मीन्स दे डिडंट इवन हैव अ डिस्कशन और वो ही डाल दो यार, उस पे वी हैड एग्रीड अपॉन। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें पाकिस्तान, आपको पता है कि पुतिन ने पाकिस्तान को दावत दी थी कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट गैस कॉरिडोर, पाइपलाइन, वो जो कॉरिडोर क्या कहते हैं वो नाम, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान को दावत दी थी, उसका भी जिक्र इसमें आया है। So maybe Russia didn't want to name Pakistan by name and upset China, right? तो इंडिया तो हमेशा ट्राई करता है ना कि पाकिस्तान को बाय नेम कंडेम किया जाए। तो अब तो सिर्फ उल्टा अफगानिस्तान का बुरा हाल हो गया उसमें, क्योंकि आईसिस अल-कायदा का जिक्र आया है। और मेरे ख्याल से रशियंस माइट बी अ लिटिल इरिटेटेड, जो अभी अफगानिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ सेंट्रल एशिया में, एक टेररिस्ट अटैक हुआ है ना, ड्रोन्स का पता नहीं, राइट? तो वो ड्रोन्स ताजिकिस्तान में, हाँ, तो ड्रोन्स तो अफगानिस्तान से आए थे वो। सो आई एम श्योर द रशियंस आर अनहैप्पी अबाउट दैट आल्सो ना, तो इसलिए भी वो जिक्र आया होगा, बट आई डोंट थिंक इट वाज डिस्कस्ड ज़्यादा। देखिए 3-4 ऐसी चीज़ें हैं, एक तो इंडिया इज़ डेस्परेटली लुकिंग फॉर डिवर्सिफाइंग एक्सपोर्ट मार्केट्स, उसको चाहिए, बिकॉज़ ये हो सकता है कि दे आर नॉट शेयरिंग के द नेगोशिएशंस। देखिए 1 महीना पहले बात आई थी कि अभी अनाउंस होने वाला है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में। 1 महीना हो गया, कुछ नहीं, वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एट ऑल, राइट? ये भी नहीं पता कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। सो तो उसका असर तो इंडिया पे हो रहा है, यू कैन सी दैट इन द स्टैटिस्टिक्स। अगर अक्टूबर और नवंबर के एक्सपोर्ट्स डेटा वगैरह देखो आप, सो देयर दैट, एंड इट इज आल्सो impacting high labor industry, and it's going to create a lot more unemployment. So India is trying to diversify and finding other markets. तो रशिया में अगर वो झींगे बेच सकते हैं, झींगे झांगिया, that is what, जूते, ये चीजें हैं शूज, लेदर शूज, अंडरगारमेंट्स। एक अंडरगारमेंट की फैक्ट्री तमिलनाडु में बंद हो गई क्योंकि अमेरिका से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, और जो प्रॉन्स की फिशिंग है उसका भी असर हो रहा है फिशरमैन वगैरह पे। सो इंडिया इज फोकसिंग ऑन दैट। वो हमारे लिए इट डजंट साउंड सेक्सी एंड इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स के भाई झींगों का ट्रेड हो रहा है, ओके, आई मीन लाइक आई एम नॉट एक्साइटेड बाय इट, बट इट माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ना, कि इट माइट रिजल्ट इन 1-8 लाख जॉब्स का असर होगा उस पे। सो देयर माइट बी सक्सेस ऑफ दैट काइंड व्हिच इज नॉट वेरी एक्साइटिंग टू टॉक अबाउट, बट आई डोंट नो, वी विल सी। देखिए जितनी हाइप हुई थी आरआईसी की जो के बारे में, जब एससीओ के समिट में मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, मोदी, शी जिनपिंग के वो कितने फोटोग्राफ्स आ रहे थे, वो साथ चलते हुए, हाथ पकड़ते हुए। अरे और जैसा कि अमेरिका अब खत्म हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ उसका, लाइक नथिंग हैज हैपेंड, नो स्टेप फॉरवर्ड। उल्टा इंडिया चाइना के अब ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं है अब जो 1 महीना पहले थे, खासतौर से वो खातून की वजह से जो शंघाई के थ्रू जा रही थी। तो एक्सचेंजेस जो हुए अरुणाचल प्रदेश को लेकर, तो इंडिया के लिए इट्स बैक टू स्क्वायर वन ना। पहले वो गलवान मांग रहा थे, अब वो अरुणाचल प्रदेश मांग रहे हैं। सो इट्स सीरियस अटैक। तो इंडिया कांट से कि रिलेशनशिप आर नॉट नॉर्मलाइज्ड, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो ये हाइप है। आई डोंट थिंक दैट, मैं देख रहा था कि कुछ ज़्यादा कवरेज नहीं हुआ यूएस में अबाउट दिस। 1-2 लोगों ने, रिक सैnchez, वो पुराने मायामी का एक बंदा था, वो कवर कर रहा था, उसको देखा मैं सोशल मीडिया पे, ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ दिस कवरेज, बट मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया वाज नॉट टॉकिंग मच अबाउट इट। दे आर स्टिल फोकस्ड ऑन वो विटकॉफ की नेगोशिएशंस, कुशनर की नेगोशिएशंस, रशिया के साथ क्या हो रहे हैं, कि ये डील बन रही है या नहीं बन रही है, यू नो। और आई एम नॉट वेरी श्योर कि देखिए कि ये जो जंग है तकरीबन 4 साल हो गए ना, तो पहले 6 महीने को छोड़ दें आप, बाकी के 3 साल में 1% गेन किया है रशिया ने बस। 1% लैंड ग्रैब जीता है उसने।
और 1 मिलियन लोग हार गए, मर गए रशिया के इस जंग। सो रशिया इज नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। ये जो उसके हथियार ये वो Su-57 की इतनी बात है, रशिया डजंट हैव एयर डोमिनेंस। मैं दोबारा पढ़ रहा था जॉन मेयरहाइमर की द ट्रेजेडी ऑफ वर्ल्ड पावर्स को, तो उसमें उसने इंटरेस्टिंग बात की, इसके जो लैंड पावर, सी पावर्स और एयर पावर्स होते हैं, दे कैनॉट डू डैमेज अनलेस दे एस्टैब्लिश डोमिनेंस। अगर आपकी एयरफोर्स को इम्पैक्ट करना है तो फर्स्ट द एयरफोर्स शुड एस्टैब्लिश एयर डोमिनेंस, एंड देन उसके बाद फिर वो जो चाहे वो कर सकते हैं। देन दे कैन प्रोवाइड लाइक लो फ्लाइंग जेट्स आकर आपको ग्राउंड पे वो सपोर्ट दे सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली टैक्टिकल सपोर्ट दे सकते हैं। बॉम्बर्स हवा में ऊपर रहकर दे कैन प्रोवाइड यू विद स्ट्रेटेजिक अटैक ऑप्शंस वगैरह। लेकिन अगर आपके पास एयर डोमिनेंस नहीं है, आपके देयर इज अ प्रीटी गुड चांस के 2 या 3 हर बार गिर रहे हैं, then you don't have air dominance, then air force becomes ineffective। बहुत इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट था उसका, मतलब मैं खुलासा बता रहा हूँ। So what I'm trying to say is कि Russia has not established air dominance in the war with Ukraine। तो कहाँ गई थी सुपीरियर टेक्नोलॉजी? F-16 तो अभी दी है उनको, 2 साल तो थे ना इनके पास विदाउट रशिया यूक्रेन हैविंग एनी एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर फाइटिंग। इन्होंने एयर डोमिनेंस नहीं एस्टैब्लिश कर सका। मेरा अगर इफ आई वाज अ कस्टमर अगर होता मैं Su-57 का, तो मेरा पहला सवाल होता कि हाउ कम यू डिडंट एस्टैब्लिश एयर डोमिनेंस। आपके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं, आपके पास Su-57 भी है, आपके पास भाई Su-30 तो हजारों हैं यू नो। सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए इंडिया का जब तेजस गिरा उसके बाद 3-4 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। एक आर्मीनिया ने किया मैं सुना, और 2 अफ्रीकन कंट्रीज ने have put a stop to negotiations, right? So performance में और customers में connection होता है, you know। ट्रू ट्रू, बिल्कुल कनेक्शन होता है, और ये है नज़र आ रहा है कि ये मसले मसाइल जो है ना वो वहाँ पे है। डॉक्टर साहब इंडिया नहीं, और उन्होंने कहा है हम एआई में कोऑपरेट करेंगे। ये एआई में क्या कोऑपरेट करेंगे? आपको नहीं लगता कि अमेरिका का हमेशा ये रहा है कि वो मुल्क जो चाइना के साथ टेक्नोलॉजी में पार्टनरशिप करेंगे वो उससे हाथ खींच लेते हैं। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर इंडिया और रशिया ये करते हैं, तो आपको नहीं लगता अमेरिका फिर हाथ खींच लेगा कि भाई तुम हमारी चीज़ें शेयर करोगे उनके साथ? तो इस पे क्या कहेंगे? इवन कि इस हद तक अमेरिका चला गया, उन्होंने तो चाइनीज़ स्टूडेंट को वीज़े देने बंद कर दिए। उन्होंने कहा ये तो हमारी यूनिवर्सिटियों में आएँगे, पढ़ेंगे, दिस एंड दैट। जी। So there's a lot of talk। आपको पता है कि मोदी ने और मैक्रोन ने 2 साल पहले एआई की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, याद है, पेरिस में। उसमें इंडिया में क्या कवरेज हो रहा था कि मोदी को पिकअप करने के लिए मैक्रोन ने प्रोटोकॉल तोड़कर रेड कार्पेट पे खुद आया। वाह 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 वाह, अचीवमेंट हो गया इंडिया का, इंडिया राइट। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के लिए तो $98 बिलियन का इन्वेस्टमेंट्स रेज हो गए थे, पता है आपको? यू कैन गूगल इट कि 98 बिलियन के करीब मनी वाज रेज टू इन्वेस्ट इन एआई। तो अब इंडिया का ये पोजीशन है कि भाई हमारे पास लाखों इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अभी फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल को देखेंगे तो एप्पल का जो अभी नया एआई का चीफ आया वो भी इंडियन इंजीनियर है, इंडियन अमेरिकन। तो इंडिया इज सेइंग कि भाई हमारे पास बहुत है बंदे जो एआई कर सकते हैं। और देखिए इंडिया में ना एक जो बच्चे हैं इंडिया में बहुत स्मार्ट हैं। सो फॉर एग्जांपल कोई नई चीज आती है वो जल्दी सीख लेते हैं जाके खुद से भी। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग अरे एआई, जैसा यहाँ अमेरिकन किड्स आर सीम टू बी लाइक ओ माय गॉड, वैसा नहीं है। मतलब द ब्राइट वंस आर आल्सो देयर। यहाँ पे अमेरिकन टीनेजर्स मिलियनर्स बन चुके हैं ऑलरेडी एआई का इस्तेमाल करके। वी हैव ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड मेनी यंग टीनेज मिलियनर्स इन द यूएस। So India is saying that we have thousands of people who can do AI related programming, coding, वगैरह वगैरह।
तो जो भी मुल्क अगर इन्वेस्ट करना चाह रहा है एआई में, तो हम बंदे प्रोजेक्ट जैसे एआई की पार्टनरशिप यूएई के साथ हो रही है। आपको पता है कि दुनिया का 3rd बिगेस्ट इन्वेस्टर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई है इन एआई आफ्टर यूएस एंड चाइना। यूएस की 40% ग्रोथ एआई की वजह से हुई है पिछले 1 साल में। इनवीडिया को देख लें आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। फिर चैट जीपीटी को ले लें, ग्रॉक को ले लें। See, everything except DeepSeek is the US. अभी तक तो the US is pretty aggressive and ahead, but they feel के 50% of the researchers जो दुनिया के researchers कह रहा हूँ, इंडिया में researchers नहीं है, इंडिया में technicians हैं जो AI कर सकते हैं। अगर आप उनको कहे मुझे एक AI का एजेंट बना के दे दें जो मुझे फलां कर सकता है, तो they will be able to do it for you. But the researchers, 50% researchers AI के चाइना में, so they are doing phenomenally good research work. बाकी की सारी दुनिया में है, so India has an advantage. जर्मनी में कितने लोग हैं जिनको AI आता? मैं एक बहुत बड़ी एक पैलेस है वहाँ पर साउथ कोरिया में, तो उसको देखने गया था सोल में, तो एक जर्मन बंदे से बातचीत शुरू हो गई। हम लाइन में खड़े हुए थे टिकट लेते हुए, फिर पैलेस में थे, तो उसके साथ में 10-15 मिनट तो उससे बातचीत ये हो रही थी कि वो एआई पे काम करता है इन ऑटोमोबाइल सेफ्टी। तो उसने मुझे एक इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर ट्रक्स इस तरह खड़ा हो गया, ट्रक गिर के इस तरह पड़ गया, तो टेस्ला विल मिसरीड इट एंड थिंक के कुछ नहीं है। इवन दो टेस्ला का एआई इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ ड्राइविंग, तो वो सेल्फ ड्राइविंग एआई पे काम करता है। तो मैं उससे पूछा तुम्हारे साथ कितने इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं? वो मर्सिडीज के लिए काम करता है। तो ही सेड नोबडी। तो वो सारा जर्मन्स थे, वो खुद जर्मन नहीं था, वो इटालियन था वो बंदा। तो मैं उससे पूछा व्हाई नॉट? सो ही सेड we are like a research unit of Mercedes. We are not in commercial. So he's thinking of Indian AI workers in the commercial side of Mercedes, but not in the research side of it. But मैं उससे फिर पूछा कि कितने हैं तुम्हारे जैसे जर्मनी में? तो इसे मेरे जैसे 100 होंगे बस। तो रिसर्च करने वाले अमेरिका में तो लाखों हैं, चाइना में भी लाखों हैं, इंडिया में भी हैं। There are those who are doing a lot of AI research. तो उसका वो चक्कर है, बट रशिया के साथ, रशिया का खुद कंप्यूटर साइंस इज क्वाइट एडवांस ना, एटलीस्ट इन सम एरियाज दे आर वेरी, मतलब उनके एवियोनिक्स वगैरह हैव टू बी एडवांस्ड, वरना वो 5th 6th जनरेशन कैसा बनाएंगे। सो फॉर इंडिया अभी बेसिकली वो क्या है, एक स्लोगन है फेक इट अंटिल यू मेक इट वाली बात है। इंडिया इज ट्राइंग टू फेक इट एंड ट्राइंग टू थिंक के चलो रशिया से कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, अमेरिका से टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। ये टेक्नोलॉजी ही मांग रहे ना, SU-57 आप खुद बना लो अगर आप में दम है। यू वांट टू बाय, यू वांट टू गेट टेक्नोलॉजी, आपके पास फिलवक्त पैसा है तो आप उसको यूज करके यू वांट टू गेट देयर टेक्नोलॉजी, यू वांट टू डू दैट। अभी तक इंडिया जेट इंजन नहीं बना था, दुनिया में सिर्फ 3-4 मुल्क हैं जो जेट इंजन बनाते हैं, पता है आपको? रशिया एंड चाइना भी नहीं बना सकता जेट इंजन। आपके जो JF वगैरह के वो सब रशिया से आते हैं, राइट? रशिया, बर्तानिया और US, these are the only 3 countries which actually make jet engines. तो उसमें क्या होता है, you have to invest a lot of money to catch up, वो जो heavy investment related, और फिर आपको respect करना पड़ता है कि बंदे research कर रहे हैं, और मतलब भाई देयर आर पीपल यहाँ पे अमेरिका में फुल प्रोफेसर्स हैं जो पीछे 25, 30 साल से एक ही काम कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं पास चीज़ें करने के लिए, जो नहीं होता, लेकिन जब हो जाता है तो एवरी सक्सेसफुल गाय के पीछे देयर आर मेनी पीपल हु हैव बीन अनसक्सेसफुल डूइंग द सेम थिंग। समझे ना? ट्रू जी, ट्रू, बिल्कुल ठीक है। देखते हैं कि क्या कवरेज कैसा हो रहा है पाकिस्तान में, कवरेज कैसा चल रहा है इस इश्यू का? नो कवरेज।
नथिंग टू नो, हमारे यहाँ पे ये कवरेज चली थी कि इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी ने ये कहा था कि हम रशिया से नहीं खरीदने जा रहे कुछ भी S-400। तो हमने ये कहा कि जी रशिया ने इंडिया को फारा कर दिया है। तो यहाँ पे मीडिया पे मतलब एक दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ बट वहाँ पे एक, तो जो अनाउंसमेंट हुआ था कि इंडिया इज गोइंग टू बाय मोर S-400 एंड S-500। अब होता पता क्या है डॉक्टर साहब, ये करते क्या है, जो कुछ मीडिया होता है इनकी मर्जी का उसको कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, और मीडिया भी क्योंकि उसको खबर चाहिए होती है तो हर बंदा खबर की तलाश में होता है। तो कई लोग तो कह रहे थे SU-57 की बात हो गई है, वो ये हो गया। मैंने कहा कि भाई अमेरिकन ने S-400 बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया है, वो कार्डसा एक्ट नहीं लगाया। आप SU-57 लगाओ, वो 1 मिनट में आपके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो वो अभी नहीं माफ करेंगे। पहले जो हो गया उन्होंने वो करना था कर दिया, अब नहीं वो छोड़ेंगे। तो वो वही हुआ। मेरा ख्याल है आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने कहा कि भाई ऑर्डर तो दे देते, लेकिन वो ऑर्डर भी नहीं दे सकते, ठीक है, बिकॉज उनको पता है कि दिस इज नॉट अ टाइम टू गिव ऑर्डर। अगर ऑर्डर दिया, एक तो इंडिया रशिया की मार्केट जो है वो ट्रम्प को अनॉय करेंगे, क्योंकि और इंडियन मीडिया सारा एक ही बात कह रहा है, ट्रम्प को मैसेज चला गया, ट्रम्प को मैसेज चला गया। तो ये जी हम ट्रम्प को मैसेज दे रहे हैं, तो दैट्स द पॉइंट। बहरहाल हमारे यहाँ तो इसको इसे नॉन इशू हम समझते हैं कि इनके ऑलरेडी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का तो जिक्र नहीं हुआ इस सारे इस चीज़ में। तो अमूमन ये ऐसी चीज़ है, क्योंकि मुझे याद है जापान की लीडरशिप आती है और मुल्कों के लोग आते हैं तो ये नाम डलवा देते हैं पाकिस्तानी जमातों के बीच में। तो इस दफ़ा देखो मैंने वो पूरे का पूरा टेररिज्म के 3-4 पैराज मैंने पढ़े, फिर रीजनल कोऑपरेशन पे इन्होंने अफगानिस्तान पे दोनों ने मिल के काम करने की बात की, बट नथिंग एल्स। बाकी तो ये यूरिया की खादें लगाएंगे, मेक इन इंडिया इधर उधर होगा, वो तो है। मेरे एनडीटीवी पर मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है अबाउट, जी वो मैंने देखा है। हाँ, हाँ, कश्मीर के बारे में। आज और एक पब्लिश हुआ है यूएसए टुडे में कि अच्छा, चेन में, याहू न्यूज़ पे मिल जाएगा आपको वो, अबाउट ओके। ट्रम्प सेइंग के अमेरिका की जो अमेरिकन एम्पायर इज क्रशिंग अमेरिकाज ड्रीम। जो अमेरिकन ड्रीम है उसको अमेरिकन एम्पायर क्रश कर रहा है। हाँ, 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 सो उसको देखें आप। सो बिल्कुल। या मतलब इंडिया इज इन ए पोजीशन, क्योंकि ट्रम्प इज की हालत थोड़ी कमजोर हो गई है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अब ये हेक्सेट अगर चला जाता है, हेक्सेट के खिलाफ तो इम्पीचमेंट फाइल होने वाला है। हुँ, डेमोक्रेट्स कर रहे हैं, बट देयर इज अ प्रीटी गुड डेंजर के रिपब्लिकन शायद वोट डाल दें उसके साथ, 2-3 वोट ही चाहिए। तो हुँ, सो आई थिंक ट्रम्प इज गेटिंग वीकर एंड वीकर। और हुँ, सो इट मतलब मेरे ख्याल से मोदी ने ब्रेक लगा के गाड़ी चलाई, क्योंकि वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी चल ही रहा है। अभी तक उसका तो तो रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो हाँ, बस हाँ। नहीं, बट जितना देर होता है उतना डैमेज हो रहा है ना इंडियन इकोनॉमी को। मतलब देयर ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कई चीज़ों के लिए ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो फैक्ट्रीज बंद हो रहे हैं, फैक्ट्री बंद होके एम्प्लॉइज़। एक लंबा आर्टिकल आया था अबाउट, मैं जो कह रहा था कि इंडिया में तमिलनाडु में कोई अंडरवियर बनाने वाली कंपनी थी, तो वो बंद हो गई। और तो वो बंदे तमिलनाडु से निकल के वो बिहार नॉर्थ से आए हुए लोग थे। तो वो अब वो गारमेंट इंडस्ट्री से निकल के वो कंस्ट्रक्शन लेबर बन गए कर्नाटका में जाकर। तो अगर आपको ऑर्डर मिल भी जाता है तो देन सेटिंग अप योर, मतलब आप इन बंदों को कैसा लेकर आओगे वापस? हुँ, हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप हो उनका, तो कह दें तो आ जाओ, तो क्या वो इमीडिएटली वापस चले जाएँगे? सो पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द जॉब्स व्हिच दे आर लूजिंग बिकॉज़ ऑफ द यूएस टैरिफ्स। यूपी की कारपेट इंडस्ट्री पूरी की पूरी, वो उसमें तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक लंबा तफ़सीलन आर्टिकल आया था इंटरव्यूज़ के साथ, कि कारपेट इंडस्ट्री कैसा मर रही है। इसे कि भई $500 का कारपेट है, अब उसको 750 में है, तो आप क्यों लेंगे वो? जब दूसरे मुल्कों से आपको 600 में मिल सकता है। और प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जो कॉम्पिटिशन वगैरह है गारमेंट्स में, अब तो वो तो नुकसान हो ही रहा है। क्या पाकिस्तान में कुछ फ़ायदा हुआ है 19% और 50% के फ़र्क की वजह से एक्सपोर्ट्स में? मेरा नहीं ख्याल कोई इतना लंबा चौड़ा फ़ायदा हुआ। कोई हुँ, सुनी नहीं बात हमने, हुँ, क्योंकि यहाँ पे और भी मसले हैं, बिजली महँगी है। या थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। चलिए, प्लेज़र टॉकिंग टू यू। बाय। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।